द ओडिसी एक बहुत पुरानी कहानी है जो हज़ारों साल पहले एक ग्रीक पोइट ने लिखी थी। इनका नाम होमर था और इसी कहानी के ऊपर अभी क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आने वाली है द ओडिसी नाम की, कुछ महीने बाद रिलीज़ है उसका। होमर ने दो मेन कविताएं लिखी थी। पहली का नाम था द इलियड और उसी कविता में ट्रोजन वॉर की कहानी दिखाई गई है। इसी ट्रोजन वॉर पे 2004 की मूवी ट्रॉय आधारित है। इस लड़ाई में एक तरफ ग्रीक सेना थी जिनको लीड कर रहे थे ग्रीक किंग एगेमेम्नॉन और दूसरी तरफ था ट्रॉय का शहर जिनके लीडर थे किंग प्रियम। ये ट्रोजन वॉर 10 साल तक चला था और अल्टीमेटली जाके इसमें ग्रीक अलायंस की जीत हुई थी। यहाँ ग्रीक सेना में बहुत सारे फौजी थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। उनमें से एक राजा था ओडिसियस। ये इथिका का राजा था और ये अपने साथ एगेमेम्नॉन के लिए लड़ने के लिए ट्रॉय में गया था। फिर ओडिसियस की ट्रॉय से अपने घर आने की यात्रा 10 साल तक चली थी और इस 10 साल में क्या क्या हुआ, इसी की कहानी है द ओडिसी। इस वीडियो में मैं आपको ओडिसी का एक ओवरव्यू दूंगा, पर अगर आप इस कहानी को विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक सीरीज़ बनाई है। उस सीरीज़ में 5 एपिसोड हैं। इन 5 एपिसोड्स में मैंने इस कहानी को पूरे डिटेल में कवर किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस सीरीज़ के साथ कुछ और एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है। तो अब कहानी शुरू करते हैं ओडिसी की। कहानी शुरू होती है आज से हज़ारों साल पहले ग्रीस के एक राज्य से जिसका नाम इथिका था। इस राज्य के राजा का नाम था ओडिसियस। ओडिसियस अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेके बहुत दूर ट्रॉय में लड़ने के लिए गया था और इस लड़ाई को 10 साल लग गए थे। तो 10 साल से इथिका बिना राजा के था। 10 साल के बाद ये ट्रोजन वॉर खत्म हुआ और ग्रीक सेना के कुछ लोग धीरे धीरे वापस ग्रीस के अपने राज्यों में लौटने लगे, पर ओडिसियस अभी तक नहीं लौटे थे। इसकी वजह से इथिका में ऐसी अफवाह चलने लगी कि शायद से ओडिसियस मर चुके हैं। अब उनके एब्सेंस में क्या हो रहा था कि उनके राज्य के जो नोबल्स थे, जो पावरफुल लोग थे, वो अब ओडिसियस के राजमहल में आ गए थे। वो ये क्लेम कर रहे थे कि ओडिसियस वापस नहीं आएंगे और वो अब ओडिसियस की वाइफ पेनिलोपी से शादी करना चाहते थे और अल्टीमेटली इथिका पे भी कंट्रोल करना चाहते थे। अब राजमहल में ओडिसियस की वाइफ पेनिलोपी थी और उनके बेटे टेलीमाकस थे। जब ओडिसियस ट्रोजन वॉर पे गए थे तब टेलीमाकस बच्चे थे और अब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे और अभी तक ओडिसियस वापस इथिका नहीं आए थे। पर उनके लिए एक अच्छी बात थी। एक गॉडेस थी अथीना नाम की, वो ओडिसियस से बहुत खुश थी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो ओडिसियस की फैमिली यानी पेनिलोपी और टेलीमाकस की मदद करेंगी। तो अथीना ने अपना भेष बदला, एक इंसान के रूप में वो टेलीमाकस के सामने गई और उनको कहा कि तुम अगर यहीं बैठे रहोगे, शूटर्स को निकालने की कोशिश नहीं करोगे, 100 से ज़्यादा शूटर्स यहाँ बैठे हुए थे, अगर तुम इनको बाहर नहीं निकालोगे तो ये धीरे धीरे करके तुम्हारा राज्य हड़प ही लेंगे। तो तुमको यहाँ से जाके अपने पिता के बारे में पता करना चाहिए। तुमने ये एज्यूम कर लिया कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, बट क्या तुमको एग्जैक्टली पता है? इसके लिए तुम उन लोगों से, उन वॉरियर से जाके बात करो जो ट्रोजन वॉर में लड़े थे और अब वापस आ चुके हैं। इसीलिए अब टेलीमाकस इथिका से निकल गए और उन वॉरियर से जाके मिलने लगे जो कि ट्रोजन वॉर से लड़के आए थे। पहले वो नेस्टर से मिले, उनसे पूछा कि आपको कुछ पता है उनके पिता के बारे में। उन्होंने कहा कि ओडिसियस के बारे में तो नहीं पता, पर उन्होंने ये जरूर बताया कि जब ट्रोजन वॉर जीतने के बाद ग्रीक सेना वहां से वापस चलना शुरू की थी ग्रीस की तरफ, तो बहुत बड़ा तूफान आ गया था जिसकी वजह से पूरी सेना तितर बितर हो गई थी। इसी वजह से कुछ सेना पहले पहुंच रही थी, कुछ बाद में पहुंची, सब आगे पीछे ग्रीस में लौटे थे। पर ओडिसियस का पता इनको नहीं था। पर इन्होंने ये जरूर बताया कि मैं तो बहुत पहले आ गया था वॉर से, पर मेनेलाउस स्पार्टा के राजा अभी अभी लौटे हैं, शायद से उनको पता होगा कि ओडिसियस का स्टेटस क्या है। तो टेलीमाकस यहाँ से निकल के अब गए स्पार्टा के राजा मेनेलाउस से मिलने के लिए। ये वही मेनेलाउस हैं जिनकी बीवी का नाम हेलेन था और हेलेन की वजह से ही ये ट्रोजन वॉर शुरू हुआ था। अगर आपको ट्रोजन वॉर नहीं पता तो ब्रीफ में ऐसा है कि मेनेलाउस की बीवी हेलेन थी और हेलेन को लोग कहते थे कि उस समय की सबसे सुंदर औरत थी। इस औरत से ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को प्यार हो गया था। तो पेरिस हेलेन को यहाँ से भगा के ले गए और फिर उसी चक्कर में मेनेलाउस और उनके बड़े भाई एगेमेम्नॉन, इन सब ने मिलकर एक ग्रीक सेना इकट्ठा की और ट्रॉय में लड़ने के लिए गए। इस लड़ाई में उन्होंने ट्रॉय को हरा दिया और ट्रॉय को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया। अब वहां से लौटते समय एगेमेम्नॉन तो पहले आ गए थे, पर मेनेलाउस भी एक तूफान में फंसने की वजह से बहुत देर बाद, मतलब सालों बाद, वापस स्पार्टा पहुंचे थे। और जब टेलीमाकस ने जाके मेनेलाउस से बात की, उनसे इंक्वायरी की कि आपको ओडिसियस के बारे में पता है क्या, तब उन्होंने कहा कि मैंने जहां तक सुना है ओडिसियस बहुत दूर एक आइलैंड पे फंसा हुआ है। उस आइलैंड पे कैलिप्सो नाम की एक गॉडेस है और वो गॉडेस ओडिसियस को उस आइलैंड से नहीं जाने दे रही है। यह न्यूज़ सुनने के बाद
टेलीमाकस को ये तो पता चल गया कि चलो उनके पिता जिंदा तो हैं, अब बस उनके घर आने की देरी है। पर सवाल ये था कि ओडिसियस ट्रोजन वॉर में जीतने के बाद अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौट रहे थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि सिर्फ अकेले वो जाके एक आइलैंड पे फंस गए, और ऐसे फंस गए कि इतने सालों से वो उस आइलैंड पे ही है। इसको समझने के लिए अब हमको चलना पड़ेगा ओडिसियस के पास। ओडिसियस ओगिजिया नाम के एक आइलैंड पे फंसे हुए थे, जहाँ पे कैलिप्सो नाम की एक गॉडेस रहती थी। उन गॉडेस को ओडिसियस से प्यार हो गया था, और वो ओडिसियस को ये कह रही थी कि अगर तुम मेरे पास रह जाओ, इस आइलैंड पर रहो, तो तुमको दुनिया के सारे ऐशो आराम मिलेंगे और मैं तुमको अमर बना दूंगी। पर ओडिसियस को इथिका अपने घर की, अपने वाइफ की और अपने पुत्र की याद आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। इसी वजह से ओडिसियस लगभग 7 साल तक ओगिजिया आइलैंड पे फंसे हुए थे और बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो वापस अपने घर जाएंगे। ये सब कुछ होता हुआ एथीना देख रही थी, वही गॉडेस जिसने जाके टेलीमाकस की मदद की थी। फिर एथीना ने सारे गॉड्स में जो सबसे बड़े गॉड थे ज्यूस, उनसे जाके कहा कि इसकी थोड़ी मदद करिए। तो फिर ज्यूस ने एक मैसेंजर भेजा कैलिप्सो के पास और कहा कि तुम इस ओडिसियस को यहाँ से जाने दो, अपने घर जाना चाहता है। तो कैलिप्सो पहले तो बहुत नानुकुर कर रही थी, पर अल्टीमेटली क्योंकि ज्यूस ने कहा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं इसको जाने दूंगी। इस तरह से अब ओडिसियस ने कैलिप्सो की मदद से एक राफ्ट बनाया और उस राफ्ट को उन्होंने पानी पे डाला, और इस राफ्ट पे बैठ के अब वो निकल पड़े अपने घर की तरफ। अब एक राफ्ट आपको एक समुद्र में कितना ही दूर लेके जाएगा। उसके ऊपर से सी गॉड पोसाइडन ओडिसियस से बहुत नाराज थे, तो उन्होंने एक जोरदार तूफान चलाया और अब ओडिसियस अपने उस छोटे मोटे राफ्ट से भी दूर हो गए। अब वो पानी में गिर गए और तैरते तैरते थके हारे वो एक आइलैंड पे पहुंचे जहां पे फेशियंस रहते थे। अब पोसाइडन को क्या दुश्मनी थी ओडिसियस से, इसके बारे में कहानी में आपको आगे पता चलेगा। इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद वहां के राजा ने ओडिसियस का स्वागत किया, और फिर उस राजा को ओडिसियस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ट्रोजन वॉर में जीतने के बाद भी, अपनी पूरी सेना के साथ ट्रॉय से निकलने के बाद भी इतने सालों तक वो कैलिप्सो के आइलैंड पे फंसे हुए थे। ओडिसियस ने बताया कि ट्रॉय का वॉर जीतने के बाद उन्होंने अपने 12 जहाज तैयार किए और ये 12 जहाज चल पड़े अब इथिका की तरफ। रास्ते में उनको इस्मरस नाम का एक आइलैंड मिला। उस आइलैंड पे जाके ओडिसियस की सेना ने रेड की, पर उस रेड में उनके 72 सोल्जर्स मारे गए और बाकी बचे कुचे वापस जहाज में बैठ के निकल पड़े आगे। यहाँ से निकलने के बाद वो एक नए आइलैंड पे पहुंचे जिसको आइलैंड ऑफ लोटस ईटर्स कहते थे। इस आइलैंड की खास बात ये थी कि इसमें एक स्पेशल टाइप का लोटस उगता था, एक कमल, और उस कमल को अगर आप खा लो तो आप ये भूल जाओगे कि आपको अपने घर की तरफ जाना है, आप बिल्कुल मदहोश हो जाओगे। तो ओडिसियस के कुछ साथियों ने यहाँ पे वो कमल खाया और वो इतना मदहोश हो गए थे कि वो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहते थे। तो ओडिसियस ने उन लोगों को बांध के वापस जहाज़ों पे डाला और फिर यहाँ से भी आगे निकल पड़े। इसके बाद ओडिसियस अपने 12 जहाज़ों को लेके एक नए आइलैंड पे पहुंचे जिस आइलैंड पे साइक्लोपीस रहते थे। फिर ओडिसियस ने अपने 12 जहाज़ों को एक साथ किया और उसमें से एक शिप को बाहर निकाला, और इसको लेके अब वो एक छोटे से टापू पे गए जहाँ पे पॉलीफीमस नाम का एक साइक्लोप रहता था। जब वो उस टापू पे उतरे तो आगे देखा है कि एक बहुत बड़ी गुफा है और गुफा का दरवाजा खुला हुआ है। अब क्योंकि ओडिसियस को ये उम्मीद थी कि वहाँ कोई रहता होगा और वो इनको कुछ खाने के लिए देगा, सप्लाईज देगा, और उस समय ग्रीस में एक प्रथा भी थी ना कि अगर आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाते हो तो वो आपका स्वागत करता है। एक तो ये रीज़न था, और दूसरी तरफ ओडिसियस के मन में बहुत जिज्ञासा थी कि इस गुफा में रहता कौन है। तो वो अपने साथ 12 साथियों को लेके उस गुफा के अंदर गया। अंदर पहुंच के उसने देखा कि ये गुफा किसी गडरिया की है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सामान रखा है जो गडरिया ही यूज़ करेगा। और शाम के समय एक बहुत बड़ा दैत्याकार इंसान अंदर आया और उसको देख के ओडिसियस और उसके 12 साथियों के होश उड़ गए। ये दैत्य दिखने में बहुत भयानक था। इसके चेहरे पे बस एक आंख थी और उसका आईब्रो आंख के नीचे था। साइज में ये इतना बड़ा था कि ओडिसियस को वो एक हाथ से उठा लेता। जैसे ही वो अंदर आया उसने अपने गुफा के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया। ये पत्थर इतना बड़ा था कि अगर आप 20 बैलगाड़ी में लगा दें फिर भी उस पत्थर को आप हिला नहीं पाते। अंदर आने के बाद पॉलीफीमस ने ओडिसियस और उनके साथियों को देखा और वो चौंक गया। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो। पॉलीफीमस ने ओडिसियस से उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब ओडिसियस ने बहुत चालाकी से अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा कि मेरा नाम है नो मैन। इसके बाद पॉलीफीमस ने ओडिसियस के 2 साथियों को उठाया और उनको कच्चा चबा गया। ये देख के ओडिसियस और उसके साथी डर से कांपने लगे और इसके बाद पॉलीफीमस सो गया। रात भर ओडिसियस और उसके साथी सोच रहे थे कि अब क्या होगा,
सुबह हुई, पॉलीफीमस उठा और फिर से उसने 2 आदमी को उठाया और उनको कच्चा खा गया। इसके बाद उसने अपने सारे भेड़ों को, जो गडरिया था वो, तो जो भेड़ और उसके बकरी पास में थे, उनको गुफा से बाहर निकाला और वापस गुफा के दरवाजे पे वो पत्थर लगा दिया। अब ओडिसियस परेशान कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, क्योंकि इस पत्थर को हम हिला नहीं पाएंगे, और जब पॉलीफीमस अंदर आएगा शाम को तो फिर से मारेगा किसी को। इसीलिए अब ओडिसियस ने उस गुफा के अंदर एक बड़े से वॉकिंग स्टाफ को उठाया, एक बड़े से डंडे को उठाया और उसको शार्प किया। शाम को पॉलीफीमस आया, उसने पत्थर हटाया और भेड़ बकरी को अंदर डाला और फिर अंदर आने के बाद वापस पत्थर लगा दिया और फिर से उसने 2 साथियों को उठाया और कच्चा खा गया। पर इस बार ओडिसियस ने पॉलीफीमस को पीने के लिए अपनी वाइन भी दी थी। सब खाने पीने के बाद जब पॉलीफीमस सो गया तो रात में जब वो सो रहा था तब ओडिसियस ने उस डंडे को जो शार्प किया था, उस डंडे से पॉलीफीमस की आंख फोड़ दी। पॉलीफीमस चिल्लाता हुआ उठा और वो आसपास पकड़ने की कोशिश करने लगा कि ये लोग हैं कहाँ पे, पर क्योंकि वो अंधा हो चुका था, उसकी एक ही आंख थी, तो किसी तरह से वो टकराते हुए अपने गुफा से बाहर निकला और चिल्लाने लगा। तो उसके आसपास जो साथी रहते थे वो कह रहे थे तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, तुमको क्या हुआ? तो वो कह रहा था कि नो मैन इज किलिंग मी। तो उनके साथियों को लगा कि अच्छा नोबडी इज किलिंग यू, इसका मतलब तुमको कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ बीमारी होगी। अपने पिता पोसाइडन को याद करो। पॉलीफीमस जो था वो सी गॉड पोसाइडन का बेटा था। अब पॉलीफीमस जानता था कि ये लोग गुफा से निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो बाहर तो आ गया, पर बाहर निकलने के बाद वो गुफा के पास ऐसे हाथ रख के बैठ गया कि जैसे ही बाहर निकलेंगे इनको मैं पकड़ लूंगा। ओडिसियस भी जानता था कि ये बाहर निकल नहीं सकता, तो वो रात भर अब तरीके निकाल रहा था कि मैं बाहर निकलूं कैसे। सुबह हुई और पॉलीफीमस ने देखा कि कोई बाहर नहीं आया, पर उसके भेड़ों का बाहर निकलने का टाइम हो गया था। अब जब भेड़ बाहर आने लगे तब एक एक को पॉलीफीमस ने टच करके फील किया, क्योंकि पॉलीफीमस जानता था कि लोग निकलने की कोशिश तो करेंगे, तो वो एक एक भेड़ को फील कर रहा था, क्योंकि वो अंधा था तो देख नहीं पा रहा था। पर उसको एहसास नहीं हुआ कि इन भेड़ों में से किसी किसी भेड़ के नीचे की तरफ ओडिसियस ने अपने साथियों को बांध दिया था। तो हर भेड़ के नीचे एक ओडिसियस का साथी बंधा हुआ था। ऐसे करके बहुत सारी भेड़ों के बीच में उसके 6 साथी बाहर निकल गए। लास्ट में जब ओडिसियस एक भेड़ के नीचे बंधा हुआ बाहर निकला, उस भेड़ को पॉलीफीमस ने रोका और उसको रोक के पॉलीफीमस उसको बहुत प्यार से सहला रहा था और उसे कुछ बातें की, पर अल्टीमेटली वो पता नहीं लगा पाया कि इस भेड़ के नीचे ओडिसियस बंधा हुआ है। इस तरह से ओडिसियस और उसके साथी सब लोग सेफली बाहर आ गए और अपने जहाज में बैठ के यहां से निकलने लगे। परंतु उसी वक्त ओडिसियस का घमंड सामने आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई और कहा कि पॉलीफीमस, जिस आदमी ने तुझे मारा है उसका नाम नो मैन नहीं, उसका नाम है ओडिसियस और वो इथका का राजा है। जैसे ही पॉलीफीमस ने ये आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपने पिता सी गॉड पोसाइडन से ये प्रार्थना की कि ओडिसियस जो इथका का राजा है उसकी लाइफ ख़त्म कर दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये करना कि अगर जहाँ भी जा रहा है बहुत देर बाद पहुँचे, इसके सारे साथी खत्म हो जाएं, और जब अपने घर पे पहुँचे तो उसको घर में बहुत सारी समस्याएं मिले। ये प्रार्थना की उसने अपने पिता से, और उसके बाद एक बड़ा पत्थर उठा के उस डायरेक्शन में फेंका जहाँ से ओडिसियस की आवाज़ आई थी। ये पत्थर ओडिसियस के जहाज़ को बिल्कुल मिस कर गया, उसके जहाज़ के बिल्कुल पीछे आके लगा और यहाँ से ओडिसियस और उसके साथी सेफली निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद ओडिसियस और उसके साथी एक नए आइलैंड पे पहुंचे। वहाँ पे कीपर ऑफ द विंड्स रहता था, मतलब एक ऐसा इंसान रहता था जिसके पास ये पावर थी कि वो हवाओं को कंट्रोल कर सकता था। तो उसने ऐसी सारी हवाएं जो ओडिसियस के आगे के रास्ते को मुश्किल कर सकती थी, उन हवाओं को कैद करके एक बैग में डाल दिया और वो ओडिसियस को दे दिया और कहा कि तुम इस बैग को बिल्कुल बंद रखना और मैं तुमको एक ऐसी हवा से यहाँ से आगे भेज देता हूँ कि तुमको बिना कुछ मेहनत किए तुम सीधे सीधे अपने घर इथका पहुँच जाओगे। तो ओडिसियस उस बैग को अपने पास रखा और उसको बंद करके खुद जहाज़ को चलाने लगा और उसके सारे साथी अब इथका पहुँचने ही वाले थे। जब वो इथका के इतने नज़दीक आ गए कि उनको अब कोस्ट नज़र आ रहा था, तब ओडिसियस की आंख लग गई और वो सो गया। अब ओडिसियस के साथी उस बैग को देख के सोच रहे थे कि एक तो ओडिसियस ऑलरेडी राजा है, इतना पैसा इसके पास ऑलरेडी है, और इस बैग में शायद से और पैसा और सोना चांदी उस बंदे ने इसको दिया होगा। तो जब ओडिसियस सो रहा था तो इसके साथियों ने वो बैग को खोला और उससे भयंकर तूफान निकले, इतने ज़ोरदार तूफान निकले कि जो उनके जहाज़ इथका पहुंचने ही वाले थे वो तूफान की वजह से एक बार फिर से भटक गए। जब ओडिसियस को होश आया, जब वो उठे तो उनको इतना गुस्सा आया, वो इतने निराश हुए कि वो सुसाइड करने वाले थे, पर क्योंकि उनके साथी साथ में थे और उनको घर पहुंचना था,
तो उन्होंने कहा कि अब आगे क्या करना है। इसके बाद वो एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचे जहां पे लैस्ट्रीजोनियंस रहते थे और वो भी दैत्याकार लोग थे। उन्होंने जो 12 जहाज थे उनमें से 11 जहाज पे जितने भी लोग बैठे थे उन सबको मार दिया और किसी तरह से बचते बचाते ओडिसियस अपने जहाज को लेके यहाँ से सेफली निकल गए। तो जो पूरी सेना जो 12 जहाज लेके ओडिसियस चले थे उसमें से 11 यहीं पे खत्म हो गए। अब ये अकेला जहाज आगे जाके एक नए आइलैंड पे पहुंचा और वहां पहुंच के इनको सप्लाईज की जरूरत थी, खाना पीना चाहिए था। तो वहां उन्होंने देखा कि दूर एक कहीं से धुआं निकल रहा है। तो ओडिसियस ने अपने कुछ साथियों को बोला कि जाके वहां पता करो। जब वहां पता करने गए तो देखा उस घर में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम सर्सी था और उसने इन सारे आदमियों को जहाँ पे इंक्वायरी करने आए थे उनको भेड़ में तब्दील कर दी। फिर ओडिसियस अपने साथियों की तलाश में सर्सी से मिले, उनसे बातचीत की और सारे साथियों को वापस इंसान बनाया। और यहाँ पे उनको इतना अच्छा लग रहा था रहना कि 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, ऐसे करते करते वो 1 साल सर्सी के पास रह गए। पर 1 साल के बाद अब ओडिसियस और साथियों ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, इथका वापस जाना है। तब सर्सी ने ओडिसियस को राय दी। उसने बताया कि अगर तुमको यहाँ से इथका जाना है तो रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम पता करो कि तुम्हारा आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। और ये पता करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे मुर्दे लोग रहते हैं। तो किसी तरह से ओडिसियस और उसके साथी अपने जहाज में बैठ के उस जगह पे पहुंचे जिसको अंडरवर्ल्ड कहते थे और वहां पहुंच के उनको टाइरिसियस नाम के एक बंदे से मुलाकात हुई। टाइरिसियस जब जिंदा था तो एक बहुत जाना माना प्रॉफिट था, तो मरने के बाद भी इसके पास अपनी प्रोफेसी वाली पावर्स थी। तो इसने ओडिसियस को बताया कि तुम यहाँ से आगे जाओगे तो तुमको रास्ते में एक आइलैंड मिलेगा। उस आइलैंड पे सन गॉड के जानवर रहते हैं, उनके कैटल रहते हैं। अगर तुमने और तुम्हारे साथियों ने उनको परेशान नहीं किया, उनको हर्ट नहीं किया, तो तुम आगे यहाँ से निकल के अपने घर पहुँच सकते हो। पर अगर तुमने और तुम्हारे आदमी ने उनको हर्ट किया तो तुम्हारे लिए बहुत खराब हालत हो सकती है और तुम जब घर पहुंचोगे तो तुमको बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी। ये चीज़ ऑलरेडी देखिए पॉलीफीमस ने अपने पिता पोसाइडन से प्रार्थना में मांगी थी कि इसके घर पे हालत बहुत बुरी हो, और यही चीज़ टाइरिसियस भी उनको बता रहे थे। टाइरिसियस से बात करने के बाद ओडिसियस ने कुछ और ऐसे लोगों से बात की जो मर चुके थे। इनमें से एक थी उसकी खुद की माँ। जब ओडिसियस ट्रोजन वॉर के लिए निकला था घर से तब उसकी माँ जिंदा थी, पर अब वो मर के यहाँ पे आ गई थी। और उसने बताया कि उनकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी वॉर से लौटने का। इसके बाद वो एगेमेम्नॉन के भूत से मिले। एगेमेम्नॉन वही राजा थे जो इस पूरी ग्रीक सेना को लीड कर रहे थे ट्रोजन वॉर में। वो सेफली घर वापस आ गए थे, पर घर पहुंचने के बाद उनकी बीवी और बीवी के लवर ने मिल के एगेमेम्नॉन को मार दिया था। तो एगेमेम्नॉन ने ये राय दी ओडिसियस को कि अपनी बीवी पे पूरी तरह भरोसा मत करना। जब अपनी बीवी से मिलने के लिए जाओगे तो पहले उसको टेस्ट करना कि वो तुम्हारे प्रति वफादार है कि नहीं। और फिर ओडिसियस मिले अकिलीस से, जो कि ग्रीक सेना के सबसे महान योद्धा थे। ये वही अकिलीस थे जिनके दम पे ट्रोजन वॉर में ग्रीक सेना की जीत हुई थी। अकिलीस से जब ओडिसियस ने बात की तो उनको कहा कि तुम जब जिंदा थे तो इतने महान वॉरियर थे, मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम यहाँ पे भी राजाओं की तरह रहते होगे। तब अकिलीस ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि मुझे ये मंजूर है कि मैं जिंदा रह के किसी बहुत गरीब किसान के यहाँ गुलाम बन के रहूं, पर मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं इन मुर्दों की जगहों पे रहूं। ये सारी बातें करने के बाद ओडिसियस यहाँ से निकल के वापस सर्सी के पास आए और सर्सी ने फिर आगे जाने का जो रास्ता था उसके लिए गाइड किया। सर्सी के घर से निकलने के बाद अब ओडिसियस अपने साथियों के साथ जहाज में एक ऐसे जगह से गुजर रहे थे जहाँ पे एक तरफ था सिला नाम का एक राक्षस जिसके 6 मुंह थे और दूसरी तरफ था एक बहुत खूंखार बवंडर। ओडिसियस को इस चैलेंज के बारे में बताया गया था पहले से, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सिला के पास से गुजरेंगे क्योंकि उस राक्षस के 6 मुंह हैं तो 6 ही इंसान को खा सकता है, पर अगर वो बवंडर के पास से गुजरे तो पूरा जहाज खत्म हो जाएगा। तो जब वो सिला के पास से गुजरे, जैसा उनको उम्मीद थी, उस पूरे जहाज में से 6 इंसानों को उस राक्षस ने उठा लिया और कच्चा चबा गया। बाकी बचे हुए लोग ओडिसियस के साथ इस जहाज से आगे गए और आगे जाने के बाद वो उसी आइलैंड पे पहुंचे जहां पे सी गॉड के कैटल रहते थे। तो पहले कुछ दिन तक तो इन्होंने उन कैटल को परेशान नहीं किया, पर फिर इनको इतनी भूख लग रही थी कि जानते हुए भी ओडिसियस के साथियों ने इन जानवरों को मार दिया। अच्छा, इस टाइम ओडिसियस सो रहे थे, उनको पता नहीं था। जब वो उठे और उनको पता चला कि अच्छा इन्होंने सी गॉड के कैटल को मार दिया है, तो बहुत नाराज हुए, पर अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर एक बार फिर से मौसम साफ हुआ और ये अपने जहाज से बैठ के इस आइलैंड से आगे निकले। पर क्योंकि इन्होंने कैटल को मारा था, इसीलिए फिर सी गॉड ने ज़्यूस से कंप्लेंट की, जो सारे गॉड्स के लीडर थे, और उन्होंने एक ज़ोरदार थंडर जाके उनके जहाज पे मारा। जैसे ही थंडर उनके जहाज पे पड़ा, जहाज के चीथड़े उड़ गए और ओडिसियस को छोड़ के बाकी सब मर गए। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने सी गॉड के कैटल को मारा था। अब ओडिसियस एक राफ्ट पे बैठ के
किसी तरह बस झूलते झुलाते पानी में अल्टीमेटली एक आइलैंड पे पहुंचे। उस आइलैंड का नाम था ओगिजिया और वहाँ पे कैलिप्सो नाम की गॉडेस रहती थी। तो देखिए कहानी पूरी तरह घूम के वहीं पे आ गई है। शुरू में हमने बताया था जब टेलीमाकस मेनेलाओस के पास गए थे तो मेनेलाओस ने कहा था कि ओगिजिया नाम के एक आइलैंड पे ओडिसियस फंसे हुए हैं, तो इस तरह से उस आइलैंड पे पहुंचे थे। तो ओगिजिया आइलैंड पे 7 साल तक ओडिसियस फंसे रहे क्योंकि कैलिप्सो चाहती थी कि वो यहीं पे रहे, पर अल्टीमेटली जूस के कहने पे कैलिप्सो ने उनको जाने दिया। राफ्ट पे बैठ के वो जब फिशेस के पास पहुंचे, फिशेस को कहानी सुनाई तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम तुमको यहाँ से एक जहाज देते हैं, उस जहाज पे तुम बैठो, रात को सो जाओ, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम इथेका पहुंचे होगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब सुबह हुई तो ओडिसियस इथेका पहुंच गए थे, पर पहुंचते ही वो सीधे अपने महल पे नहीं गए, वो गए अपने एक बहुत वफादार गडरिया के पास जिसका नाम यूमस था। अच्छा, यहाँ पे वो एक भिखारी के वेश में आए थे, तो यूमस इनको पहचान नहीं पाया, तो इनसे थोड़ी बहुत बातें की। तो यूमस ने बताया कि मेरे राजा तो पता नहीं कब से ट्रोजन वॉर में गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं, शायद से मर गए हैं, और उनके राजमहल में टेलीमाकस और पेनेलोपे की बुरी हालत है, बहुत सारे सूटर्स, 100 से ज़्यादा सूटर्स वहाँ पर के बैठे हुए हैं और मेरे राजा की संपत्ति खत्म कर रहे हैं। ये सारी न्यूज़ यूमस ने उनको दी और उसी वक्त टेलीमाकस भी इसी गडेरा के पास आया। वो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जब टेलीमाकस ने मेनेलाओस से बात की थी, उसके बाद गॉडेस अथीना ने टेलीमाकस को ये कहा कि तुमको अब घर वापस जाना चाहिए और डायरेक्टली घर मत जाना, क्योंकि जब तुम घर जाओगे तो रास्ते में जो सूटर्स तुम्हारे घर पे बैठे हुए हैं उन्होंने तुम्हारे लिए फील्डिंग सेट करके रखी है, वो तुमको मारना चाहते हैं। अगर उनसे बचना है तो मेन पोर्ट पे लैंड मत करना, अपने जहाज को लेके एक छोटी जगह पे लैंड करना और वहां से सीधे यूमस के घर पे जाना। तो यहाँ पे जब टेलीमाकस पहुंचे, यूमस से मिले, तो यूमस ने अपने राजकुमार का स्वागत किया। अब टेलीमाकस ने देखा कि यूमस किसी भिखारी से बात कर रहा है। उस समय उसको एहसास नहीं था कि वो भिखारी उसका पिता है। तो यहाँ पे ये तीनों बात कर रहे थे। तब क्योंकि टेलीमाकस सेफली यहाँ पे आ गए थे तो यूमस यहाँ से निकल के सीधे गए पेनिलोपी के पास, यानी टेलीमाकस की माँ के पास, और उनको बताया कि सेफली टेलीमाकस यहाँ पहुंच चुके हैं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, सूटर्स इनको नहीं मार पाए। अब यूमस के एब्सेंस में टेलीमाकस और ओडिसियस अकेले थे और ओडिसियस ने अपना भेष बदला। एथीना ने उनका भेष बदल के उनको एकदम राजा के पोशाक में डाल दिया, उनको हेल्दी कर दिया, और तब ओडिसियस ने टेलीमाकस को बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और यहाँ पे आके बाप और बेटे का मिलन हुआ। इसके बाद इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की कि अब वापस अपने घर पे कैसे जाना है और इन शूटर्स को बाहर कैसे निकालना है। यूमियस पेनिलोपी से मिलने के बाद वापस अपने घर पे आया और फिर से ओडिसियस अपने भिखारी वाले वेश में आ गए थे। तो यूमस अभी भी नहीं जानता था कि ये भिखारी एक्चुअली उनका राजा है। तो टेलीमाकस अगले दिन अब अपने महल में गए और शूटर से मिले। शूटर थोड़े हैरान हुए इसको देख के, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि मर जाएगा रास्ते में, पर उन्होंने प्लान कर लिया था कि टेलीमाकस को यहाँ मारना तो है। और उसी दिन कुछ टाइम के बाद यूमियस और भिखारी के रूप में ओडिसियस महल पहुंचे। महल पहुंच के ओडिसियस ने खुद से देखा कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा शूटर्स हैं और इन सारे शूटर्स में जो सबसे बड़ा विलन है, जो सबसे ज़्यादा रूड है, उसका नाम था एंटिनस। एंटिनस ने भिखारी को देख के उसकी बहुत बेइज्जती की, उसको फेंक के चीज़ें भी मारी। पर फिर यहाँ पे एक दूसरा भिखारी आया जो कि एक्चुअल भिखारी था। तो इस भिखारी और ओडिसियस के बीच में लड़ाई करवाई गई। उस लड़ाई में ओडिसियस की जीत हुई और इसके वजह से अब एंटिनस और बाकी शूटर्स ने कुछ तरस खाया ओडिसियस के ऊपर, जो कि भिखारी था, और उसको कुछ खाने के लिए दिया। और अगले दिन पेनेलोपी ने यह कहा कि जो भी मुझसे शादी करना चाहता है उसको पहले एक काम करना पड़ेगा। पेनेलोपी ओडिसियस का एक धनुष सामने लेके आई और कहा कि इस धनुष के ऊपर जो स्ट्रिंग लगा देगा और फिर तीर चला के 12 कुल्हाड़ियों के बीच से मारेगा, वही मुझसे शादी कर सकता है। तो एक एक करके सारे शूटर्स ने कोशिश की, सब फेल हो गए। फिर लास्ट में ओडिसियस ने कहा कि वो भी कोशिश करेंगे। उन्होंने अपना धनुष उठाया, आसानी से उस पर स्ट्रिंग लगाया, तीर चला के सीधा कुल्हाड़ियों के बीच से मारा और उसके बाद उन्होंने इस धनुष पे एक और तीर चढ़ाया और ये तीर उन्होंने मारा एंटिनस की गर्दन पे। और इसके बाद ओडिसियस, उनके बेटे टेलीमाकस, यूमस और एक और साथी ने मिलके इस महल के अंदर जितने भी शूटर्स थे सबको ख़त्म कर दिया। और इस तरह से ओडिसियस एक बार फिर से इथिका के राजा बन गए। फिर अगले दिन ओडिसियस अपने पिता से मिलने के लिए गए, जो कि महल से बहुत दूर एक फार्म पे रहते थे। वो भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तो ओडिसियस जब उनसे मिले तब उन्होंने देखा कि उन शूटर्स में जो सबसे बड़ा विलन था ना, एंटिनस, उनके पिता अपने साथ कुछ लोगों को लेके आए हैं इनको मारने के लिए। तो यहाँ पे ओडिसियस, उनके बेटे और उनके साथियों की अब इनसे लड़ाई हुई। ओडिसियस ने एंटिनस के पिता को मार दिया। उसके बाद एथीना गॉडेस बीच में आई और कहा कि यहाँ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, तुम सब अपने घर जाओ। और उन्होंने सारे इथिका के निवासियों की याददाश्त मिटा दी। सब भूल गए कि यहाँ पे इतनी हिंसा हुई है, कितने लोगों को मारा गया है।
और इसी के साथ ओडिसियस अब शांति से इथका पे राज करने लगे। ये थी कहानी द ओडिसी की। इस कहानी के ऊपर क्रिस्टोफर नोलन जो पिक्चर बना रहे हैं द ओडिसी, वो कुछ ही महीनों में रिलीज होगी। ट्रेलर देख के मुझे लगता है कि नोलन इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने कुछ मॉडर्न टेक दिया इस कहानी को। हालांकि वो कहानी सेट तो पुराने ज़माने में ही है, पर जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जैसे कि एक सीन में मैंने देखा था कि टेलीमाकस डैड वर्ड कह रहे हैं, तो वो देख के लगता है कि शायद से नोलन ने कुछ लिबर्टीज ली हैं इस कहानी के साथ। ओडिसी कहानी में जो गॉड्स और गॉडेसेस का रोल है, एथीना का रोल है, ज़्यूस पोसाइडन का रोल है, मुझे लगता है कि वो चीज़ एज इट इज़ नोलन अपनी मूवी में नहीं दिखाएंगे। हालांकि ये कंफ्यूजिंग बात है कि एथीना को तो दिखाया है पिक्चर में, बट मेरे ख्याल से एथीना को एज ए ह्यूमन बींग दिखाएंगे और पोसाइडन जो सी गॉड है, जो तूफान लेके आ रहे हैं समुद्र में, उसको गॉड वाला एंगल हटा के सिर्फ तूफान दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह के चेंजेस होंगे, पर ये सब तो भाई तभी पता चलेगा जब पिक्चर रिलीज हो जाएगी। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सारी रिसर्च इस किताब से की है, द स्टोरी ऑफ द ओडिसी। बहुत छोटी किताब है और ये किताब एक्चुअली ओडिसी कहानी का एब्रिज्ड वर्जन है। मतलब जो ओरिजिनल कहानी है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक कविता के फॉर्म में लिखी गई थी, तो उसको पूरी तरह कंडेंस करके ट्रांसफॉर्म करके कहानी की तरह इस किताब में लिखा गया है। और एक और डिस्क्लेमर ये है कि इस किताब में जो इंग्लिश लिखी है, वो जो हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाली इंग्लिश यूज़ करते हैं वैसी इंग्लिश नहीं है, कुछ ओल्ड इंग्लिश। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक लाइन पढ़ता हूँ। देन सेड यूरिक्लिया, स्ले मी इफ दाउ विल्ट, बट आई विल हाइड नथिंग फ्रॉम दी। इस तरह की लैंग्वेज है इसमें। आपको मीनिंग समझ में आएगा, पर थोड़ी सी ओल्ड इंग्लिश तो है। और अगर आप इस कहानी को पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने ओडिसी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। इसमें 5 एपिसोड हैं और उन 5 एपिसोड्स में मैंने सारे इंसिडेंट्स को बहुत विस्तार से डिस्कस किया है। उस सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।